है, बंधक है या बाइंडर है, बाइंडर या बंधक है, या इसी को हम बोलेंगे कोई भी इमल्शन मिला देंगे। बात को समझिएगा ध्यान से, इमल्शन मिला देंगे मतलब ये इमल्शन पायस कहिए या इमल्शन कहिए या बंधक कहिए या बाइंडर कहिए, सारी बातें एक ही हैं। अब इतने नामों से ये जाना जा रहा है, और इसको मिला देने पर, और बंधक क्या हो सकता है, वह चिपचिपा पदार्थ, वह चिपचिपा पदार्थ जिससे जल, जो अभी मिलाया गया था, जल और खनिज रंग दोनों आपस में मिल जाएं और एक चिपचिपा तरल पदार्थ बना ले, वही है टेम्परा। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो बंधक की है। अगर बंधक नहीं होगा तो होगा क्या, तो जो रंग है वो तैरना शुरू कर देंगे, जो खनिज है, जो प्राकृतिक है, जो अर्दन है, वो पानी में तैरना शुरू कर देगा। और इसी इमल्शन को बंधक कहा जाता है, इसी को बाइंडर कहा जाता है, इसी को पायस कहा जाता है। अब हमारा मतलब क्या था इस प्रश्न को समझने का और बताने का, ये जान लेते हैं। इस प्रश्न को समझाने का और मेरा देने का, मेरे प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सके। मान लीजिए कभी ऐसा प्रश्न आ गया, तब आप क्या करेंगे, तो आप यही करेंगे। और मैंने जो प्रैक्टिस सेट बनाया है, एकदम कसम खा के बोल रही हूँ कि 3 से 4 साल मुझे उन प्रैक्टिस सेटों में लगे हैं, और कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई इसमें चीटिंग की गई है, कोई नहीं कह सकता। मैंने बहुत सूझबूझ के साथ, बहुत ईमानदारी से मेहनत करके 4 सालों की तपस्या है जो आ रहा है प्रैक्टिस सेट के रूप में, और उसमें बहुत मैंने काम किया है। और ये काम आपको दिखेगा, आपके मॉडल पेपर में ये काम आपको दिख रहा है। आप देखे होंगे कि ऐसे प्रश्न, और लोग क्या करते हैं क्लासों में, क्या करते हैं आई डोंट नो, मैं नहीं किसी की क्लास में नहीं झांकती, मैं नहीं देखती। यूट्यूब पर क्या करते हैं ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना पता है वो हमारे स्टूडेंट के माध्यम से हमको पता है, और वो ये है कि आए हुए प्रश्नों को बार बार सॉल्व करा दिया, खत्म कहानी हो गई। उसके आगे का भी कुछ नहीं पता, पीछे का भी कुछ नहीं पता। अगर ऐसा नहीं होगा तो नए प्रश्न जब आ गए, और ये भी एकदम सभी आयोगों ने हिदायत दे रखी है कि 70-30 का रेशियो उल्टा करके 30 और 70 का रेशियो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके 70% न्यू प्रश्न और 30% आए हुए प्रश्न अगर ऐसे आ गए बाई चांस, मान लो जो आयोग ने कहा है, इंस्ट्रक्शन दिया है, उसी पर अगर काम हो गया, तब आप क्या करोगे। तो इसी सूझबूझ के साथ मैंने एक बहुत बढ़िया ब्रह्मास्त्र नाम से आपका सीरीज बना रखा है। ब्रह्मास्त्र के ही क्वेश्चन आपके पास कुछ जैसे 5-6 मॉडल पेपर में मैं दे रही हूँ, और आप देख पा रहे हैं कि बहुत बेहतरीन प्रश्न है, उसको आपको समझने में सुविधा होगी। मान लीजिए कि हूबहू प्रश्न ना ही आया, लेकिन फिर भी आप जानते तो रहेंगे कि हाँ, टेम्परा में भी बंधक का प्रयोग होता है, जिसे हम बाइंडर कहते हैं। तो ये अगर ऑप्शन में हमें मिल गया। अच्छा, बाटिक किससे संबंधित है, जरा सा बताना तो, बाटिक किससे संबंधित है? क्या चित्रकला से बाटिक का कोई संबंध है? बताइए शीला जी, बताइए चित्रकला से बाटिक का कोई संबंध है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो बंधक प्रयुक्त होता है, यदि टेम्परा दे रखा है तो पहला आंसर हमारा टेम्परा होगा, सेकंड आंसर हमारा बाटिक होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, बात समझ में आई? वहां पर हमने आंसर टेम्परा दे रखा है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गलत आंसर की हो। बिल्कुल भी गलत आंसर की नहीं है। जिस मॉडल पेपर में ये प्रश्न गया है, आप वहां पर ये समझिए कि फर्स्ट आंसर हमें टेम्परा लगाना है, सेकंड ऑप्शन हमें बाटिक लगाना है। कभी भी पूछे कि निम्नलिखित में से चित्रकला से संबंध नहीं रखता है तो बाटिक नहीं रखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रणय दूत किसका चित्र है? प्रणय दूत के लिए समझ लीजिए, हमने इसको तो बता रखा भाई प्रणय दूत किसका है ये। अब प्रणय दूत किसका चित्र है? ऑप्शन दे रखा है अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, ये विवादित प्रश्न आया है सामने कि पहले हम क्या लगाएं, अवनींद्रनाथ टैगोर लगाएं प्रणय दूत के लिए कि पहले हम लगाएं गगनेंद्रनाथ टैगोर। है दोनों का, इसमें कोई संदेह नहीं है ये दोनों का। हमें पहले क्या लगाना है इसी में कंफ्यूजन हो रखा है। तो प्रणय दूत के लिए हम सबसे पहले लगाते हैं गगनेंद्रनाथ टैगोर को। सबसे पहला आंसर हमारा प्रणय दूत के लिए गगनेंद्रनाथ टैगोर होता है, फिर अवनींद्रनाथ टैगोर होता है। प्रणय दूत चित्र श्रृंखला के लिए सबसे पहला आंसर हमारा गगनेंद्रनाथ है और सेकंड आंसर हमारा अवनींद्रनाथ टैगोर है। देखिए ऐसे आपको प्रश्न मिलेंगे, जो प्रश्न बनाए तो कई लोग हैं, जैसे गगनेंद्रनाथ टैगोर ने भी बनाया, अवनींद्रनाथ ने भी, जैसे भारत माता है असित कुमार हलदार ने भी बनाया, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी बनाया, MF हुसैन ने भी बनाया और राजा रवि वर्मा ने भी बना रखा है। आप क्या करें? तो पहला आंसर हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग, कैसा प्रश्न है उस तरीके से हमें आंसर करना है। अभी पेपर्स होते हैं आयोगों के द्वारा, तो हम कहते हैं अरे यार यहाँ पर तो गलत मान लिया। गलत नहीं मानता है, हम जानते नहीं है, बस हम उसके विषय में जानते ही नहीं थे कि इन्होंने भी बनाया है, बस उसी में गलत हो जाता है। तो इसमें बात समझ में आई, पहले अवनींद्र होगा कि गगनेंद्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनका 67 प्रश्न कंफ्यूज कर रहा है कि क्या होना चाहिए। प्रथम प्रतिमा किसकी है? ये भी एक प्रश्न है। प्रथम प्रतिमा किसकी है? प्रथम प्रतिमा किसकी है? ये प्रतिमा कहाँ की बात कर रहा है? ऑप्शन देखकर खुद ही समझ में आ जाएगा। ऑप्शन है नर्तक या नृत्यांगना। नर्तक या नृत्यांगना, ये है ऑप्शन। मतलब ए में हम नर्तक रख लें और बी में हम नृत्यांगना रख लें। ये कहाँ से प्रश्न संबंधित है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये प्रश्न हमारा कहाँ से संबंध रखता है? तो प्रश्न हमारा संबंध रखता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा से, और हड़प्पा सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता, सैंधव सभ्यता से संबंध रख रहा है। अब दोनों चीजें समझिएगा, दोनों चीजें ये आपको समझना है कि हड़प्पा सभ्यता से संबंध रख रहा है ये प्रश्न। तो नर्तक या नृत्यांगना, पहला क्या होना चाहिए बताइए? पहला क्या होना चाहिए? नर्तक की मिली थी पहले की नृत्यांगना मिली थी? अरे तनिक तो दिमाग लगाया होता कि पहला खोजा गया स्थल क्या है? हड़प्पा है। पहला खोजा गया स्थल क्या है? हड़प्पा ही तो है। तो हड़प्पा से नर्तक मिला है और पुरुष धड़ मिला है। क्या मिला है? नर्तक मिला, पुरुष धड़ मिला। नर्तक सैलखड़ी में निर्मित है और पुरुष धड़ कहाँ?
लाल बलुआ पत्थर में, और इसकी ऊंचाई कितनी? 3.25 इंच है। 3.25 इंच इसकी ऊंचाई है और इसकी 7 या 8 इंच है। अब ये बात समझिएगा, 7 या 8 इंच नर्तक की हो गई और पुरुष धड़ की 3.25 इंच हो गई। बात को समझिएगा। अब नर्तकी कहाँ से मिली? नर्तकी या नृत्यांगना, नर्तकी या नृत्यांगना कहाँ से मिली है भैया? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिली है। और मोहनजोदड़ो है तो हड़प्पा सभ्यता की जान, लेकिन हड़प्पा से पहले नहीं खोजा गया है। तो नर्तकी पहले खोजी गई कि नर्तक? तो नर्तक ही तो पहले खोजा जाएगा कि नर्तकी खोज ली जाएगी। समझ में आया? तो आंसर इसका होगा नर्तक। ये अच्छा, एक बात, अगर यहाँ पर हरिओम विश्वकर्मा जी, अगर यहाँ पर हम रख दें मातृ देवी, मदर गॉडेस, अगर हमने प्रश्न को ऐसा ही छोड़ा है, प्रश्न मेरा ऐसा ही है एकदम से, प्रश्न में कोई हमने कुछ भी अंतर नहीं किया, ठीक, ऑप्शन चेंज कर दिया, नर्तक, नृत्यांगना, मातृदेवी, क्या करेंगे हम पहले? अब बताइए क्या करना चाहिए हमको? अंबिका यादव जी बताइए क्या करना चाहिए? क्या हम सी कर दें? क्या हम ए ही रखें? क्या करना चाहिए? अगर हम देखो, हमें हर बात का पूरे विश्व लॉजिक पर चलता है, ध्यान दीजिएगा, हर बात का लॉजिक है, हर बात का तथ्य है, बिना तथ्य के कोई चीज है ही नहीं। आप बताइए कि क्या हमें ए करना चाहिए या हमें मातृदेवी करना चाहिए? एकदम क्लियर बताना। आरती देवी, ए ही रखेंगे? शांति वर्मा जी ए ही रखेंगे? क्यों? अच्छा क्यों ए रखना है? रख लो, हम नहीं कहेंगे, लेकिन क्यों का जवाब देना होगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट इस काबिल बने, जब सेलेक्ट होकर कहीं जाएं, किसी विद्यालय में जाएं, तो वहां पर तर्कपूर्ण बातें कला के विषय में रख सकें। अर्चना वर्मा, क्यों रखना चाहिए हमको, बताइए क्यों? हड़प्पा पहले खोजा गया, बिल्कुल सही है। तो हम पहले ये तो समझो कि हम हड़प्पा में ही क्यों रह रहे हैं, हम हड़प्पा में क्यों रह रहे हैं? क्या इसके पहले कुछ और नहीं था क्या? अरे पागल, इसके पहले प्रागैतिहासिक काल था कि नहीं था? अब प्रागैतिहासिक काल से विलेंडॉर्फ मूर्ति मिली थी कि नहीं ऑस्ट्रिया से? और ये क्या थी? एक मदर गॉडेस ही तो थी। बताओ था कि नहीं था? अब यही कह देगा कि मातृ देवी, तो कह दोगे ये तो गलत कर दिया, ये तो जो है आयोग ने गलत मान लिया। मैम ना, आयोग गलत मानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता है, आयोग गलत भी मानता है, लेकिन वो ऐसा गलत मानता है कि जो लिखा हुआ रहता है उसको गलत कर देता है। ऐसे प्रश्न आपको लिखे हुए कहीं एक जगह प्रश्न में नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा तार्किक क्षमता को बढ़ाइए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप प्रश्न के माध्यम से चीजों को समझें, समझना चाहें। तब हमने लगभग जितना आपको आज इस लेवल पर पहुंचाया है, जितना थ्योरी पढ़ाया, उससे कहीं ज्यादा हमने प्रश्नों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब देखो, प्रथम प्रतिमा है किसकी? तो मातृ देवी की हो जाएगी बाबू। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम चले आएंगे प्रागैतिहासिक काल में। बात समझ में आ रही है? हम कहाँ आ जाएंगे? प्रागैतिहासिक काल में चले आएंगे, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? ये हो जाएगा। बात समझ में? और यहीं पर अगर लगा दिया प्रथम धातु प्रतिमा, अब धातु आ गया, तब हमें आंख बंद करके क्या लगा देना है? नृत्यांगना लगा देना है।
तब हमें आंख बंद करके नृत्यांगना लगा देना है कि धातु की तो नृत्यांगना की ही है। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल रंग चित्रण में किस पोत का प्रभाव किस कागज पर अच्छा उभरता है, ऐसा करके प्रश्न है। देख लेते हैं। जल रंग के लिए सबसे उत्तम कागज कौन सा है? जल रंग के लिए सबसे उत्तम कागज, ठीक ऑप्शन है। इन दोनों में बहुत परेशानी हो रही है, मोटा और मध्यम। मोटा और मध्यम, इन्हीं दो में प्रॉब्लम होती है। अब हमें आज इसको एकदम कंफर्म क्लियर कर देना है कि भाई कौन सा कागज, और अगर हम कहें कि मोटा रखें तो क्यों रखें और मध्यम रखें तो क्यों रखें, हर क्यों का जवाब आपको क्लास में अवेलेबल है, मिलेगा। आप क्यों रखें उसका मतलब समझिए भाई। मोटा कागज अगर जल रंग में हम प्रयोग करेंगे तो जल क्या है? पानी है, जल पानी है, और ये बार बार ये कैसे चलता है? लाइट टू डार्क, लाइट टू डार्क चलता है। मतलब जब हम जल रंग को पहली बार कागज पर या किसी भी धरातल पर लगाते हैं तो वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि वो खुद लाइट है, खुद हल्का है, तो वो हमें क्या गाढ़ा बना पाएगा। इसलिए लाइट टू डार्क होने की वजह से आप इसको बार बार लगाते हैं। बार बार का मतलब है आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं। 3 से 4 बार एक ही कागज पर, एक ही चित्र पर हम लेयर लगाते हैं बार बार। अब अगर मोटा रहेगा, मोटा कागज रहेगा तो वो क्या करेगा? मोटा कागज क्या करेगा? हेलो, हाँ, अब ये मोटा कागज क्या करेगा? मोटा कागज उस पानी को सोख लेगा। क्या करेगा? उस पानी को बार बार लगा रहे हैं तो उस पानी को मोटा कागज सोख लेगा, और सोखना नहीं चाहिए। अगर सोख लेगा तो पता चला हमारा एग्जाम है और टीचर हमारे वाइवा चल रहा है और लिया उन्होंने और हम सुखा ही नहीं पाए कागज और एकदम लीपा पोती हो गया। तो हम मोटे कागज को ना लेकर मध्यम कागज ले, जिस पर वो जल जो है वो ज्यादा पानी ना एब्जॉर्ब कर पाए, पानी ना सोख पाए, वो ज्यादा पानी क्या करे? ना सोख पाए। इसलिए हमें मध्यम कागज का प्रयोग करना है। पतले कागज का प्रयोग क्यों नहीं करना है, इसको समझ लेते हैं। पतले कागज का प्रयोग इसलिए नहीं करना है कि जब हम लाइट टू डार्क बनाते हैं इस माध्यम को, तो होता क्या है? वो पतला कागज गल जाएगा। इसलिए हम मध्यम कागज, ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, ऐसा कागज लें जिससे काम आसानी से हो सके। बात समझ में आई? अब बात क्लियर हुई कि नहीं? ये क्लियर हो गया कि जल रंग में हमें कौन सा कागज लेना है? तो मध्यम कागज लेना है। और अगर ऑप्शन नहीं है, मान लीजिए ऑप्शन मध्यम का नहीं है, अब क्या करें? अब हम मोटा ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे? मोटा कागज ले लेंगे। लेकिन पहला आंसर हमारा अभी इसके न रहने पर पहला आंसर हमारा ये, सेकंड आंसर हमारा ये। समझ में आया पूनम चौरसिया जी? तो ये इनका प्रश्न क्लियर हो गया। अब बात करते हैं अरुण जी, मैंने आपको कहा मॉडल पेपर 3 के क्वेश्चंस प्लीज उसको लिखा हो तो भेज दीजिए, नहीं लिखा हो तो उसका फोटो खींच कर क्लिक करके भेज दीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे पास नहीं है।
जब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं भेजेंगे हम समझ नहीं पाएंगे भाई कि आपको ज़रूरत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो इनका भी प्रश्न था, अभय सिंह कौशाम्बी से पढ़ते हैं, इनका भी प्रश्न था, ये क्लियर हो गया है आपका भी। तीन मॉडल पेपर 3 में अब देखिए इस प्रश्न को मैंने बताया ना कि प्रथम मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। अभी यहाँ इसका प्रश्न मिल भी चुका है, प्राप्त हुई है। बाकी किसी को भी कोई डाउट है उस प्रश्न को पूछिए, भेजिए मेरे नंबर पे और फोन करिए, तब मैं क्लियर कर पाऊंगी। भाई ऐसे तो नहीं समझ पाऊंगी ना, आप क्या समझना चाहते हैं मुझे नहीं पता, आप हमें फोन कर सकते हैं। और मैंने कहा अभी कि मैं अभी लगभग 2-3 सालों से अपने स्टूडेंट से थोड़ा सा दूर हो गई, और उसका वजह क्या रहा, सिर्फ और सिर्फ उसका वजह यही रहा कि भाई लिखना था, किताबें लिख रही थी, क्वेश्चन पेपर बना रही थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा दूरी बना लिया अपने स्टूडेंट से, और इस दूरी को मैं अब बिल्कुल भी समाप्त कर देना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक हमारे बच्चे हमसे एकदम जुड़ेंगे नहीं तब तक हमें लगता है कि वो अपनी बात शायद सही से हमसे कह भी ना पाए, इसलिए मैंने ये दूरी एकदम ख़त्म कर रखी है। आप एनी टाइम एनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें कोई तनिक भी हमें ऐतराज़ नहीं, और आप इसको अन्यथा भी मत लीजिएगा कि भाई अभी तक तो मैडम ऐसे कहती थी कि भाई आप फ़ोन मत करना, बिल्कुल खूब फ़ोन करिए, खूब प्रश्न भेजिए, जहाँ जो डाउट्स हो तुरंत क्लियर कर लीजिए, कोई दिक्कत मुझे नहीं होगी। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, मौर्य सभ्यता और गुप्त सभ्यता। तो गुप्त मौर्य का तो छोड़ ही दीजिए, ये तो बहुत बाद की सभ्यताएं हैं। अब हम यहाँ पे 2 सभ्यता देख लें, एक प्रागैतिहासिक, दूसरा सिंधु। अभी हम बता भी चुके हैं इसके बारे में कि हम पहला आंसर लगा देंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में विलेन डार्क की मूर्ति मिली है, उसको कभी भूलना नहीं है। एक प्रश्न इनका आया हुआ है, इनमें से स्मृति चित्रण का चरण है। अंजू वर्मा लखीमपुर से पढ़ती है, उनका प्रश्न है ये, इनमें से स्मृति चित्रण का चरण है, ये प्रश्न है। अवलोकन, अवलोकन, अवलोकन का मतलब ही आप समझते ही होंगे, निरीक्षण, निरीक्षण, अवलोकन, स्मरण, या ये सभी देके हम लोगों को फंसा दिया, लेकिन फिर भी उबरना चाहेंगे हम यहाँ से। कैसे, समझिए। इनमें से स्मृति, स्मृति को समझिए, मेमोरी, मेमोरी ड्राइंग, इसको समझिएगा। स्मृति से मतलब मेमोरी ड्राइंग,
और मेमोरी में जो हमारे फीड है वो बिना चित्र बनाए बाहर निकल ही नहीं सकता। जब हम चित्र बना लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि हम क्या सोच रहे थे, हमारे मेमोरी में क्या फीड था। अब देखिए, अवलोकन हम किसी भी चीज का करते हैं, ये मोबाइल है, इसका हम बिना देखे अवलोकन नहीं कर सकते। तो जो हमारी स्मृति में है, जो हमारे दिमाग में है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसका अवलोकन बिना सामने रखे नहीं किया जा सकता। ठीक, हमने इसको काट दिया। निरीक्षण, अवलोकन का बड़ा भाई निरीक्षण है। निरीक्षण हम तभी कर पाएंगे जब हमारे सामने कोई चीज होगी, हमारे मेमोरी में है और हम आपसे बता रहे हैं कि प्रीति मिश्रा जी हम इस बार की क्लास को शानदार बना देंगे। कब? आप कब जानेंगे? आप तब जानेंगे जब आप उस क्लास को लेंगे, तब जानेंगे। हम कह देंगे कि इस बार के परीक्षा में हमारा 122 प्रश्न मिलना तय है। वो आप कब जानेंगे? जब आप उसको हकीकत कर पाओगे तब। ऐसे तो मैं बता दे रही हूँ ना, जब परीक्षा होगी आपको मिलेगा प्रश्न, तब आप समझ पाओगे हाँ मैम सही कह रही थी, ऐसा ही हुआ। तो ये भी नहीं हो सकता है स्मृति में, ये जब हम आपको कह रहे हैं, ओरली बोल रहे हैं और उसको यहाँ पर करके दिखाएंगे, तब आप उसका निरीक्षण कर सकते हैं, उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो ये सभी तो हो ही नहीं सकता। जब ये कटा तो ये सभी कहाँ हो सकता है। अब हमें बचा क्या? स्मरण। तो कोई भी चीज हमने देखा, उसको हमने देखकर यहाँ पर बना दिया, वही स्मृति चित्र है। अच्छा, इसका निरीक्षण और अवलोकन किसमें किया जाएगा? ये किया जाएगा स्थिर चित्रण में। किसमें किया जाएगा? स्थिर चित्रण में किया जाएगा। कैसे? आपने बीए किया होगा, कला से एमए किया होगा, तो बीए में ही इसका पोर्शन रखा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में आपको इस स्थिर चित्रण बनाने को दिया जाता है। जैसे कोई पॉट रख दिया गया, आप उसको देखकर बनाइए। जैसे कोई फ्लावर रख दिया गया, आप उसको देखकर बनाइए। जैसे कोई बर्तन रख दिया गया, स्टिल लाइफ, बिल्कुल स्टिल लाइफ, आरा, जो आरा बनाता था उसमें अवलोकन भी किया जाता है और निरीक्षण भी किया जाता है। स्मरण का कोई स्थान नहीं होता है। तो बात समझ में आई? 2 प्रश्न ये क्लियर हुए आपके? अरुणा जी का प्रश्न है, देखिए 2-4 लोग भेजेंगे ना, उतने में सबका हो जाएगा। देखिए 125 प्रश्नों में 2-1 में डाउट होगा, सब में थोड़ी होगा। तो उसमें सबके क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। इसमें कोई बोर ना हो क्लास में आके, अरे यार हम तो फंस गए, बिना मतलब के बैठे हुए हैं ना। सबके लिए ये लाभप्रद है। मॉडल पेपर 5 बहुत बढ़िया, अरुणा जी ने डाल भी दिया है मॉडल पेपर 5 में। और मेरे पास एक मेरी ही शिकायत आई है जिसको भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्रश्न पहले देख लीजिए, फिर उसको हम सामने रखेंगे। प्रश्न है, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? ऑप्शन देखिएगा, बसंत विलास, ऑप्शन है बसंत विलास, चित्रसूत्र, कालिकाचार्य कथा, और डी ऑप्शन है गीत गोविंद। बसंत विलास को समझ लेते हैं, ये क्या है? ये तो भाई ऋतु से संबंधित है। कालिकाचार्य कथा जैन मुनि कालका और उनकी बहन की कहानी है। ठीक। चित्रसूत्र में चित्रकला के नियमों का उल्लेख किया गया है।
चित्रकला के नियम बताए गए। ठीक, कालकाचार्य कथा बता ही दिया। और ये गीत गोविंद ये भी प्रेमाख्यान है, प्रेमाख्यान है। ठीक, अब ये कह क्या रहा है, किस सचित्र पोथी में जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर चित्रित हैं। ऑप्शन क्या होना चाहिए था, कल्पद्रुम या इसी को कल्पसूत्र, इसी को चित्रकल्पद्रुम, चित्रकल्पद्रुम इसी को बोलते हैं। ये तीनों चीजें, चारों चीजें एक ही हैं। इसी को बोलते हैं चित्रकल्पद्रुम, इसी को बोलते हैं कल्पद्रुम, इसी को बोलते हैं कल्पसूत्र, सब इसी को कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर चित्रसूत्र ऑप्शन रखा ही नहीं, लेकिन हमारे टाइपिस्ट ने चित्रकल्पद्रुम को उन्होंने सोच लिया कि ये गलत लिखा है, इसको चित्रसूत्र होना चाहिए था, और उन्होंने उस ऑप्शन को ही खत्म कर दिया। तो ऐसे में अगर ये हमें मिल ही गया है, ऐसे में हम ये उत्तर लगा लेंगे तो गलत नहीं है। लेकिन अगर हमें बी ऑप्शन में चित्रकल्पद्रुम मिल गया, और मैंने यही बनाया ही था, चित्रकल्पद्रुम मिल गया अगर हमें ऑप्शन में, तो पहला आंसर हमारा चित्रकल्पद्रुम ही हो जाएगा। 24 तीर्थंकरों की कहानी चित्रकल्पद्रुम में या कल्पद्रुम में या कल्पसूत्र में लिखी गई है। ये कालकाचार्य कहानी नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो कालकाचार्य कहानी में जैन तीर्थंकर कालका और उनकी बहन की कहानी अंकित है। ये मैंने यहाँ ऑप्शन में चित्रसूत्र नहीं डाला था, यहाँ ऑप्शन में चित्रकल्पद्रुम था, इसीलिए आंसर की में दूसरा उत्तर सही बता रहा है, जबकि इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में हमारी टाइपिस्ट ने ही गलत कर दिया। ठीक, आंसर की में बी है, तो इसमें तो मैम कालकाचार्य कथा होगा या नहीं, डाउट को क्लियर कर दें। तो बात समझ में आ गई अरुणा जी आपको कि मैंने क्या कहा यहाँ पे। अगर ना मिले हमें, मान लो चित्रसूत्र ही मिल गया, तो हम कालकाचार्य कथा कर सकते हैं, लेकिन तभी करेंगे जब हमारा ऑप्शन क्लियर होगा, तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण संबंधित है, इन्होंने भेजा है सुनीता त्रिपाठी जी, लखनऊ से पढ़ती हैं, इन्होंने भेजा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। देखो मुझे ना पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बशर्ते आप जानते हैं मैं कोई सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है, एक शिक्षिका के साथ साथ एक कला इतिहासकार भी हूँ। तो मैं लिखना भी जानती हूँ, कला पे लिखती भी हूँ, क्वेश्चंस भी बनाती हूँ, पढ़ाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, और इसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, ये भी समझिएगा। मैं एक आप लोगों की तरह ही मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। तो जब इतना कोई काम करेगा तो आप 24 घंटे यूट्यूब पे सक्रिय नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे। और वही कारण है कि हम तुरंत का तुरंत मामला सॉल्व नहीं कर पाते, नहीं दे पाते क्लास की, भाई आज क्लास हो गई, कल 2 4 दिन 10 दिन नहीं कर पाए क्लास यूट्यूब पे, बस यही अंतर है। बाकी तो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, उसको मुझे बार बार कहने की भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण संबंधित है, ऑप्शन देखिएगा, चित्रकला, मूर्तिकला, चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, और डी ऑप्शन है हिंदू संस्कृत ग्रंथ, हिंदू संस्कृत ग्रंथ। अब इसमें डाउट आपको आ गया कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए। अभी तक तो हम पढ़ते आए हैं
कि ये चित्रकला और मूर्तिकला से संबंधित है, लेकिन यहाँ आंसर मैम ने दे रखा है हिंदू संस्कृत ग्रंथ है। अब यहाँ पर ये आया ही क्यों, आप समझिए। ये इसलिए आया है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये क्या है, ये क्या है, ये एक पुराण है। अब पुराण कितने हैं, 18 हैं। मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जैसे रामायण है, जैसे महाभारत है, जैसे गीत गोविंद है। तो ये जैसे गीत गोविंद क्या है, प्रेमाख्यान ही तो है, चित्रकला की कोई किताब थोड़ी है। अब पगलाए के जो ना चित्रकला लगा दिया, अरे बाप रे। देखो गीत गोविंद पूछा जाए, रानी चंपावती की कहानी पूछी जाए, ये सब चित्रकला से संबंधित ग्रंथ नहीं है, लेकिन इस पे चित्रकारी हुई है भारत में, क्योंकि भारत की कला साहित्य से संबंध रखती है। भारत की कला साहित्य से संबंध रखती है, ना कि मॉडल से संबंध रखती है। याद रखिएगा, भारतीय कला साहित्य प्रधान है, साहित्य से उसका संबंध है। आप कहाँ से चले आ रहे हैं देखते, आप देख लीजिए तो सिंधु सभ्यता से ही साहित्य का लगाव हो गया। कहाँ, कैसे, साहित्य का संबंध कला से है, था, और भारतीय कला से रहेगा भी। कैसे, पंचतंत्र की कहानी कहाँ से आती है, लोथल से आती है। एक पात्र पर पंचतंत्र की कहानी का उल्लेख मिलता है, ये क्या था, ये एक ग्रंथ ही तो था। तो साहित्य से कला का, भारतीय कला का एकदम 50-50% का फिक्सेशन है, याद रखिएगा। अब विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो गया, चाहे रामायण हो गया। अब रामायण कह देंगे चित्रकला से संबंधित है, पागल। रामायण श्री राम जी की, श्री राम और सीता की कहानी है। रामचरितमानस श्री राम और सीता की कहानी है। जैसे पूछ दिया था 16 में, भागवत पुराण किसकी कहानी है, जैन धर्म की। तो जैन धर्म में भागवत पुराण चित्रित हुआ है, कहानी श्री कृष्ण जी की है। अब पगला के जो है सब कितने लोग तो लगा के चले आए जैन ग्रंथ, जैन धर्म, क्यों, क्योंकि वो चित्रित हुआ था इसलिए। तो ये पगलप्पन नहीं करना है, हमको इसी क्लास में एकदम सही तरीके से सब समझ लेना है, नहीं तो पता चला वहाँ जाके लगा के चले मुँह फिर बना रहे हैं, अरे मैम मैं क्या ही बताऊँ, समझ ही नहीं आ रहा था वहाँ पे नहीं समझना है, आपको यही समझना है, इसी क्लास में समझना है। यहाँ समझ लिया तो वहाँ सब समझाया रखा हुआ है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहेगा, चाहे रामायण कहेगा, चाहे महाभारत कहेगा, ये कोई कला से संबंधित ग्रंथ नहीं है दादा, ये हिंदू संस्कृत ग्रंथ है, ये हिंदू साहित्य ग्रंथ हैं, ये कोई कला से संबंधित नहीं। हाँ, ये है कि इसमें कुछ कलाओं का वर्णन मिला है, जैसे ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्रकला का वर्णन मिला, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मूर्ति कला का वर्णन मिला, और इसी पर एक टीका लिखी जिसमें उन्होंने लिखा चित्रसूत्र। अब ये पूछ दे कि भैया ये बताओ चित्रसूत्र का संबंध किससे है, हिंदू संस्कृत ग्रंथ है या इसमें चित्रकला के नियम बताए गए हैं, तो इसमें चित्रकला के नियम बताए गए हैं, ये आप कह सकते हैं, तब हिंदू संस्कृत ग्रंथ नहीं होगा। बात समझ में आई? विष्णु धर्मोत्तर पुराण कोई कला से संबंधित ग्रंथ नहीं है, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे हम नहीं देख पाएंगे, प्लीज आप प्रश्न भेजें भाई। अब देखिए एक प्रश्न इनका आया है, शीघ्रता से किया गया रेखांकन या चित्रण कहलाता है। अभी तक तो हम खाली स्केच जानते थे, जब हमने उस पर प्रकाश डाला तो सब घबरा गए, बिलबिला गए। बिलबिलाओ नहीं, शीघ्रता से किया गया रेखांकन, यहाँ पर ना आप पढ़ाई को जीते हैं, खाली रटते नहीं हैं। जो मैं पढ़ाती हूँ ना, मैंने बताया ना, मैंने कला को जिया है, पढ़ा है, ऐसे नहीं हवा में कह देती हूँ। शीघ्रता से किया गया रेखांकन या स्केच चित्रण कहलाता है।
स्केच कहलाएगा या रैपिड स्केच कहलाएगा? अब इसी में फंस गए हो सब लोग। रैपिड स्केच क्या कहलाना चाहिए? स्केच कहलाना चाहिए या रैपिड स्केच कहलाना चाहिए? देखिए, रैपिड का मतलब ये होता है द्रुत रेखांकन। द्रुत रेखांकन, द्रुत रेखांकन, और द्रुत रेखांकन ही शीघ्रता से किया जाता है। अब ऑप्शन ना मिले तो रैपिड कर देना, नहीं तो सबसे बेस्ट आंसर हमारा त्वरित रेखांकन या द्रुत रेखांकन, ये रैपिड स्केच कहलाएगा। शीघ्रता से यही किया जाता है और स्केच को 2-5 मिनट लगते भी हैं। स्केच को बनाने में, इसको बनाने में 1 या 2 मिनट लगता है। त्वरित रेखांकन, तेजी से किया गया रेखांकन, शीघ्रता से किया गया रेखांकन, ये कहलाएगा रैपिड स्केच। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है, एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है? एलिफेंटा, एलिफेंटा की गुफा कहाँ है? ऑप्शन में हमने दिया था मुंबई और ऑप्शन में दिया था जोगेश्वरी। ये ऑप्शन दिया था, तो बहुत से लोगों ने इसमें मुंबई लगाया और बहुत से लोगों ने जोगेश्वरी में कंफ्यूजन पा लिया। हमने इसको पढ़ाते समय ही बताया है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में धारापुरी में, धारापुरी या इसी को घारापुरी बोलते हैं, घारापुरी, धारापुरी में एक कोई छोटा सा स्थान है जिसको में रायगढ़, रायगढ़, और रायगढ़ में एक कोई छोटा सा स्थान जोगेश्वरी, ये पढ़ाया है। मुंबई, धारापुरी, रायगढ़, जोगेश्वरी, इतना आया। अब इसमें जो सबसे सटीक जगह है वो क्या है? जोगेश्वरी है। जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं, आपसे कोई पूछता है, आप गए बिहार परीक्षा देने, आपसे किसी ने पूछा कि भाई कहाँ के रहने वाले हो? आपने कहा यूपी का हूँ, यूपी का हूँ। अब उसको आप ये नहीं बताओगे कि बस्ती का एक गांव है, मैं वहां का रहने वाला हूँ ना, कभी नहीं बताओगे। क्या बताओगे? आप बताओगे यूपी का रहने वाला हूँ, तब वो पूछेगा यूपी में कहाँ? तब आप कहेंगे प्रयागराज। तब प्रयागराज को भी वो अच्छे से अगर जानता होगा तो आपसे पूछेगा प्रयागराज में कहाँ? तब आप बताएंगे अल्लाहपुर में, तब आप बताएंगे सिविल लाइंस में, तब आप बताएंगे कटरा में। तब मेन स्थान पर हम आएंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो जब हमारा जैसे एक प्रश्न आता है कि माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के मिलान में, फ्लोरेंस में, कहाँ हुआ था? ऐसा प्रश्न बनता है कि नहीं? ऐसे इसीलिए बनता है कि आप सारे स्थानों को जानें। तो पहला आंसर हमारा जोगेश्वरी होगा, सेकंड आंसर हमारा रायगढ़ होगा, थर्ड आंसर हमारा धारापुरी या घारापुरी होगा। तब हम कहीं आएंगे मुंबई और महाराष्ट्र में। बात समझ में आई? अबो ना आई तो कबो ना आई। प्रीति सक्सेना जी का भी प्रश्न आया है, देख लेते हैं उसको भी। प्रीति सक्सेना, नूतनवादी, नूतनवादी, देखो अगर इस पे पूछ लोगे ना तो इस पे क्या होगा कि एक लोगों के पूछने से सब लोगों का क्लियर हो जाएगा, और अगर 10 लोग आप फोन से पूछेंगे तो उतना ही क्लियर होगा उसका जितना वो स्टूडेंट पूछना चाहता होगा, और इसमें क्या होगा, सारे स्टूडेंटों का भला हो जाएगा।
अब स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना एब्जॉर्व कर पा रहे हैं, कितना पढ़ पा रहे हैं। और एक बात तो जान लो कान खोल के लड़कियों, ये लड़कियां जो पढ़ती हैं हमारे पास, ये 70% तो सही है, 30% लड़कियों का एक रोना है। वो रोना क्या है कि मुझे समय नहीं मिलता, मैं समय को लेकर परेशान हूँ। तो मैं 100 बार कह दूँ कि हर असफल व्यक्ति हमेशा रोना ही रोता है। एक सफल व्यक्ति कभी रोना नहीं रोता किसी चीज़ का, चाहे वो पहाड़ गिर जाए, चाहे वो पत्थर बरसने लगे, उसको जो करना है वो करेगा ही। तो सफल व्यक्ति रोना नहीं रोते हैं। असफल व्यक्तियों की निशानी है कि मुझे समय नहीं मिला तो इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई, नहीं आज कलेक्टर हो गई होती, कुछ नहीं, कलेक्टर अगर होना ही होता तो समय को भी पछाड़ देती और आगे निकल जाती, लेकिन बनना ही नहीं था, खाली मूर्ख बनाना था घर वालों को बस। नूतनवादी शैली किसकी देन थी? ऑप्शन है नंदलाल बोस में कंफ्यूजन है और रविन्द्रनाथ टैगोर में है। देखो मैंने कहा है कि जो मेरे मॉडल पेपर आए हैं, जो मेरे प्रैक्टिस सेट आए हैं, वो सभी 99.9% सही हैं। हाँ, एकाध परसेंट नहीं, पॉइंट में एकाध पॉइंट अगर टाइपिस्ट ने अपने आप की बुद्धि लगा दिया, उसको मैंने नहीं पकड़ पाया, मैं नहीं चेक कर पाई, अलग बात है। बाकी मैंने क्यों, जानते हो क्यों सही है? उसका भी कारण है। सही मार्केट में जितने भी टेस्ट पेपर बिक रहे हैं, टेस्ट पेपर के नाम पर छलावा है। क्या छलावा है? छलावा यही है, उनका उनसे चोरी किया, इनका उनसे देखा और छाप दिया। स्टूडेंट की मजबूरी बनती है कि उसको हमें लेना ही है, नहीं लेंगे तो हम पढ़ेंगे कैसे। बात सही भी है, मैंने भी लिया था अपने ज़माने में, मैंने भी ऐसे प्रैक्टिस सेटों को लगाया है। अब हम जब इन सब चीज़ों को मैंने देखा तो मैंने डिसाइड किया आज नहीं तो कल जब भी मैं प्रैक्टिस सेट बनाऊंगी पूरा सिलेबस बेस होगा। और मेरे प्रैक्टिस सेट पूरे सिलेबस बेस हैं, चाहे इसको कहीं भी 10 प्रैक्टिस सेट से मिला लेना। आज सिलेबस बेस मेरे हैं, कल वही यूट्यूबर सब अपने आप का लोगो लगाकर पढ़ाना चालू कर देंगे, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे जो प्रश्न आने फिक्स हैं, उन प्रश्नों को मुझे उन्हीं स्टूडेंट को शेयर करना है जो मेरे अपने हैं।